नमस्कार, स्वागत है आपका असित की तिवारी में। असित नाथ हूँ मैं। और आज जैसा कि पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि हम बात करेंगे आज ओबीसी राजनीति का असली दावेदार कौन है। ओबीसी राजनीति का असली दावेदार कौन है, आज इस मुद्दे पर बात करनी। ना तो राजनेता आपको देते हैं और ना ही ओबीसी लीडरान आपको देते हैं। ओबीसी के जो नेता है वो भी इस पर झूठ बोलते हैं लगातार। वो फैक्ट आपको नहीं बताते। वो नहीं बताते कि ओबीसी राजनीति कैसे आगे बढ़ी, इसका असली दावेदार कौन है। इस पर बात करनी चाहिए, कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, गलतफहमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि आरोप कई तरह के हैं भाई। ओबीसी को कहा जा रहा है कि ओबीसी ने जिनसे आरक्षण लिया, जिनके कार्यकाल में सारे अधिकार पाए, जिन्होंने ओबीसी के लिए अपना राजनीतिक जीवन कुर्बान किया, ओबीसी ने उनका साथ छोड़ दिया। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ओबीसी बड़ा ही स्वार्थी वर्ग है, वो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता है। कांग्रेस से फायदा निकाला, बीजेपी से फायदा निकालो, वीपी सिंह से फायदा निकालो और लोगों को किनारे लगाते जाओ, फिर जो नई सरकार में आए उससे अपना फायदा निकालने के चक्कर में लग जाओ। ये गंभीर आरोप लगते हैं ओबीसी पर। इसलिए आज बात की जाए कि ओबीसी रिजर्वेशन का असली दावेदार या असली हकदार कौन है। पूरे देश में आप देखेंगे कि पूरे देश में इस समय ओबीसी राजनीति पर खास जोर है। बीजेपी की राजनीति ओबीसी समीकरण को साधने के तमाम उपक्रम करती दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंचों से, रैलियों में खुद को ओबीसी का बता चुके हैं। अच्छा, बीजेपी शासित बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आप सूची निकालिए तो आप पाइएगा कि ज्यादातर इसमें ओबीसी के लोग हैं मुख्यमंत्री। एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो कैसे बने ये हमको आपको पता है। ऐसा नहीं है कि हम आप नहीं जानते कि वो कैसे वो मुख्यमंत्री बने। आसान नहीं था उनके लिए मुख्यमंत्री बनना। और ये मतलब कह सकते हैं कि उनके अपने राजनीतिक समीकरण थे जिनको साधने में वो सफल रहे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तो हमें ये बात करनी है कि भाई कैसे ये राजनीति आगे बढ़ी। बीजेपी की पूरी राजनीति इस समय ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूम रही है। ये हम सब बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं। और मुझे लगता है कि बीजेपी वाले भी इसे छुपाएंगे नहीं। क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति का आधार है, वो चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी राजनीति का पूरा आधार ही जातीय है, जातीय राजनीति है या जातीय समीकरण है। मसलन बिहार में नीतीश कुमार की जो जाति है कुर्मी जाति, अब नीतीश कुमार के हिसाब से आप सोशल जस्टिस का अगर मतलब निकालिए, सोशल जस्टिस का मायने आप नीतीश कुमार के हिसाब से निकालिए, तो उसका मतलब ये होता है कि कुर्मी बिरादरी के साथ वो बिरादरी, उस बिरादरी का समीकरण जिसके जरिए सत्ता तक पहुंच बहुत आसान हो, बहुत आसान हो। ये नीतीश कुमार का सोशल जस्टिस आप मान सकते हैं। लालू प्रसाद यादव यादव बिरादरी से हैं और उनके हिसाब से सोशल जस्टिस का मतलब होता है यादव बिरादरी के साथ उन जातियों का समीकरण जिसके जरिए सत्ता तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस मामले में आप लालू यादव को थोड़ा ईमानदार कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण ऐलानिया तौर पे स्वीकार किया था। ये नहीं कि खुल के जातिवाद भी कर रहे हैं और ऊपर ऊपर मंचों पर आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो जातिवाद नहीं करते राजनीति में, हम तो सबकी बात करते। इस मामले में आप लालू को कम से कम ईमानदार कहिए कि अगर जातिवाद की राजनीति की तो खुल के एक्सेप्ट भी किया, मंचों पर कहा मुस्लिम यादव समीकरण, तो इसे आप कह सकते हैं। अलग अलग हिसाब से लोग सोशल जस्टिस की जो बात करते हैं, कोई सोशल जस्टिस नहीं है, एक ऐसा वर्ड है जो हमको आपको बड़ी कायदे से भ्रमित करता है। दरअसल ये जातिवाद का वो समीकरण है जो बाकी जातियों को एक खास जाति से जोड़ के उस खास जाति के नेता को सत्ता तक पहुंचाता है। अब इसे लोग कहते हैं सोशल जस्टिस। अच्छा, 2014 में, जैसे उससे पहले की अगर हम बात कर लें कि ओबीसी राजनीति को हवा देकर सिर्फ लालू प्रसाद ही सत्ता में नहीं पहुंचे ना, या सिर्फ बिहार के नीतीश कुमार ही उस राजनीति को हवा देकर तो सत्ता में नहीं पहुंचे। भाई अखिलेश यादव ने भी उसी राजनीति को हवा दी यूपी में, रघुवर दास ने झारखंड में उसी राजनीति को हवा दी, या बाकी तमाम राज्यों के आप नाम ले सकते हैं, इस राजनीति को खूब हवा दी गई। 2014 में खुद नरेंद्र मोदी ने इस राजनीति को खूब हवा दी और 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का एक बड़ा चेहरा बनकर नरेंद्र मोदी उभरे, इसमें किसी को डाउट नहीं है। और ओबीसी ने उन पर भरोसा भी जताया
और आज तक वो तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि कई बार 2014 के बाद भी कई बार मंचों से नरेंद्र मोदी जी खुद की जाति बता चुके हैं, खुद को ओबीसी का बता चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके राजनीतिक नफा नुकसान क्या है। लेकिन ओबीसी जिसके आरक्षण की बात होती है और जिस आरक्षण के जरिए राजनीति में, समाज में, नौकरियों में ओबीसी की एक हैसियत बनी, वो रिजर्वेशन, वो ताकत, वो सपोर्ट ओबीसी को कहां से मिलता है, वो ताकत कहां से मिली? तो इसका थोड़ा सा इतिहास हमें जान लेना चाहिए। कांग्रेस लगातार जनाधार खोती गई और इसकी बड़ी वजह यह रही कि सियासी समीकरणों को वो इस तरह से साधने में सफल नहीं रही जिस तरह से नीतीश कुमार साध गए, या जिस तरह से लालू प्रसाद साधते रहे, या रघुवर दास साधते रहे, अखिलेश यादव साधते रहे, मायावती साधती रही, या खुद नरेंद्र मोदी ने 2014 में और 2019 में जिस तरह से साधा, उस तरह से कांग्रेस नहीं साध पाई। ये सच्चाई है। पहले ही सवर्ण उससे छिटक गए थे और बाद में ओबीसी भी छिटके। कांग्रेस जब तक ये सब कुछ समझ पाती, उसके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका था। अब सब कुछ वापस ले आना उतना आसान भी नहीं है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जब चुनाव हुए, अब तो मध्य प्रदेश में खैर सरकार फिर बीजेपी की बन गई, तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ आप जैसे कहिए, तो बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आप बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जब चुनाव हुए थे तब वहां की मतदाता ने बीजेपी को खारिज किया था और कांग्रेस को चुना था। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीती और वहां उसने ओबीसी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने यही किया, वहां भी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया और कोशिश की कि एक बार फिर ओबीसी की जमीन पर कदम रख सके। कांग्रेस कोशिश थी उसकी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की कोशिश बहुत सफल इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है जिस पर ओबीसी भरोसा कर सके या ओबीसी में जिसकी मजबूत पैठ हो। ऐसा कोई नेता कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। इस सच्चाई को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। नहीं है उसके पास कि जिस पर वो दावे के साथ कह सके कि हमारे पास ये ओबीसी लीडर हैं, या ओबीसी जिसके साथ जुड़ा महसूस करता हो। कांग्रेस के पास फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं है। आज भले ही ओबीसी का बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ा दिखता है और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होकर वो बीजेपी को मजबूत करता दिखता है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई जो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कई को आपत्ति हो, और आपत्ति हो तो आप आइए, मैं बहस को तैयार हूं, लेकिन एक बड़ी सच्चाई है कि ओबीसी हित से जुड़े अब तक के तमाम बड़े फैसले, फिर कहूंगा, ओबीसी हित से जुड़े अब तक के तमाम बड़े फैसले कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए हैं। दोहरा रहा हूं, ओबीसी हित से जुड़े अब तक के तमाम बड़े फैसले कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए हैं। वो चाहे नौकरियों में आरक्षण का मसला हो, या फिर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में आरक्षण का मसला हो, ओबीसी के हित से जुड़े अब तक के तमाम बड़े फैसले कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। अब मैं एक एक करके बता रहा हूं। यह अलग मसला है कि आज भी कांग्रेस को बावजूद इसके पारंपरिक रूप से पिछड़ा वर्ग विरोधी माना जाता है, आरक्षण विरोधी माना जाता है, ये एक माहौल बनाया गया। सच्चाई यह है कि पंडित नेहरू नहीं होते तो ओबीसी आरक्षण का रास्ता शायद खुलता ही नहीं, और अगर खुलता भी तो 100-150 साल बाद खुलता, अभी तो नहीं खुलता। तय मानिए, या तो खुलता ही नहीं पंडित नेहरू नहीं होते तो, या अगर खुलता भी तो 100-150 साल बाद खुलता। दरअसल तमिलनाडु में एक मुकदमा था तमिलनाडु से जुड़ा। उस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तब कहा था कि भाई आरक्षण देना समता के अधिकार, मतलब संविधान के अनुच्छेद 15(2) के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा था कि किसी नागरिक के साथ धर्म, वर्ण, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उस मामले में अनुच्छेद 29(2) का भी हवाला दिया था। पहला संविधान संशोधन, देश का पहला संविधान संशोधन ही आजादी के बाद पहला हुआ संविधान संशोधन ओबीसी आरक्षण या किसी भी किस्म के आरक्षण का रास्ता खोलता है, ध्यान रखिएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का पहला संशोधन ही इसी मसले पर पेश किया था। यह याद रखने के लायक बात है।
देश का पहला संविधान संशोधन ही आरक्षण के मुद्दे पर पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने पेश किया था खुद। इस संशोधन के जरिए मूल अधिकार में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसमें साफ किया गया कि अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 29(2) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से नहीं रोकते हैं। एक बार फिर इसको आप सुन लीजिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का पहला संशोधन आरक्षण के मुद्दे पर ही पेश किया था। इस संशोधन के जरिए मूल अधिकार में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इसमें साफ किया गया कि अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 29(2) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से नहीं रोकते हैं। 10 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में जो भाषण दिया, वही भाषण ओबीसी आरक्षण की बुनियाद बना। इतना ही नहीं, जिस संविधान सभा ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, उस संविधान सभा में भी सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस के ही थे। मतलब आज जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है जिस तबके को, वो कांग्रेस की देन है। मतलब जिस कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का रास्ता खोला, बाद में उसी कांग्रेस को ओबीसी का साथ नहीं मिला। कांग्रेस से सत्ता छीनने की सियासत में तमाम कांग्रेस विरोधी दलों ने, या कहें उस समय के नेहरू विरोधी नेताओं ने, जाति और धर्म की राजनीति को हवा दी और साथ ही आरक्षण को लेकर कई किस्म की अफवाहें फैलाई। इनमें एक अफवाह काका कालेलकर आयोग से जुड़ी भी है। देखिए, काका कालेलकर आयोग को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमी को दूर कीजिए। काका कालेलकर आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ। 29 जनवरी 1953, मतलब नेहरू सरकार ने ही, पंडित नेहरू ने ही काका कालेलकर आयोग का गठन किया। आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की। मतलब आयोग की रिपोर्ट भी नेहरू के कार्यकाल में ही सदन में पेश हुई। इस रिपोर्ट पर सदन में 1961 तक, मतलब नेहरू के दौरान ही चर्चा हुई। फिर सदन ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। अब क्यों रद्द किया, यह जानना जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर लंबे अरसे तक ये बात फैलाई गई कि भाई नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया। अरे दबा नहीं दिया, 6 साल तक उस पर बहस की सदन में बजाबता। और रद्द क्यों हुआ, आयोग की सिफारिश क्यों रद्द हुई, ये जानिए। क्योंकि आयोग की सिफारिश रद्द होने के बाद नेहरू विरोधी नेताओं ने देश को यह बताना शुरू किया कि नेहरू पिछड़ी जातियों के विरोधी हैं, इसलिए काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट नेहरू ने रद्द कर दी, जबकि यह सरासर झूठ है। हुआ यह था कि काका कालेलकर आयोग ने आर्थिक आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। आर्थिक आधार पर, ध्यान रखिएगा, काका कालेलकर की खुद की टिप्पणी थी आर्थिक आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने की। काका कालेलकर खुद सवर्ण थे, ध्यान रखिए। तो उनकी सिफारिश थी आर्थिक आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने की। काका कालेलकर आयोग में एक सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया। चौरसिया जी ओबीसी थे। शिवदयाल चौरसिया ने अपने नोट में लिखा था कि चूंकि भेदभाव जाति के आधार पर हुआ है, इसलिए आरक्षण का प्रावधान भी जाति के आधार पर हो। इसको गौर से सुनिए। शिवदयाल चौरसिया ने अपने नोट में लिखा काका कालेलकर आयोग की सिफारिश में कि चूंकि भेदभाव का आधार जाति है, जातिगत आधार पर ही भेदभाव हुआ है, इसलिए आरक्षण का आधार भी जातिगत हो। इस रिपोर्ट पर हुआ विवाद। अध्यक्ष थे काका कालेलकर। काका कालेलकर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने के पक्ष में थे, जबकि इसी आयोग के सदस्य शिवदयाल चौरसिया जातिगत आधार पर आरक्षण के पक्ष में थे। विवाद हो गया। बाद में खुद काका कालेलकर ने ही, जो कि खुद कालेलकर आयोग के अध्यक्ष थे, अपनी रिपोर्ट पर संदेह जता दी। खुद जब भूमिका उन्होंने लिखी तो भूमिका में उन्होंने कई सारी आपत्तियां खुद डाल दी इस रिपोर्ट को लेकर, और काका कालेलकर की इन आपत्तियों के बाद अंत में इस रिपोर्ट को रद्द किया गया। ऐसे में यह कहना कि नेहरू ओबीसी आरक्षण के विरोधी थे, यह सरासर झूठ है।
सच ये है कि 1951 में नेहरू के प्रयासों से ही संविधान का पहला संशोधन हुआ और वही संशोधन आधार बना और जिस आधार पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में आज भी ओबीसी को आरक्षण दे रही हैं। नेहरू के प्रयासों का ही ये नतीजा है कि आज भी राज्य सरकारें आरक्षण दे पा रही हैं। इमरजेंसी के बाद जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 21 मार्च 1979 को विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन किया। कमीशन अभी अपना काम कर ही रहा था कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई, चुनाव हुए तो फिर कांग्रेस सत्ता में आई और फिर इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बनी। बहुत दबाव हुआ, बहुत हंगामा हुआ। इंदिरा गांधी से कहा गया कि वो इस आयोग को भंग कर दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने आयोग को भंग नहीं किया, आयोग को काम करने दिया। बीपी मंडल ने पिछड़ा वर्ग का ठीक से अध्ययन करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार से और वक्त मांग लिया। इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1980 को आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 30 सितंबर 1980 तक कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाया और 1 अप्रैल 1980 को कार्यकाल बढ़ा दिया और फिर कहा कि भाई 30 सितंबर 1980 तक आयोग अपना काम करे। समय पर आयोग ने फिर काम नहीं किया। आयोग ने एक बार फिर वक्त मांगा और इंदिरा गांधी ने बिना वक्त गवाए एक बार फिर आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 31 दिसंबर 1980 कर दिया। मतलब मंडल कमीशन को 2 एक्सटेंशन इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया और 2 एक्सटेंशन देकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने पूरी करवाई। 31 दिसंबर को 1980 को जब बीपी मंडल ने सदन में रिपोर्ट पेश की, अपनी रिपोर्ट पेश की रखा, तो उन्होंने बाजाप्ता इसके लिए इंदिरा गांधी का आभार व्यक्त किया है। ये सब रिकॉर्ड में है, आप पढ़ सकते हैं इसे। फिर आप कहें कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, तो कैसे मान लिया जाए? अच्छा, उस समय क्या हुआ? पूरा देश पंजाब में चल रहे अलगाववादी आंदोलन, जो खालिस्तान आंदोलन हम लोग कहते हैं, आतंकवाद, उससे परेशान था। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और उधर पंजाब प्रांत में पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानियों का आतंकवाद चरम पर पहुंच गया। दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन इसी दौर में वो घटना हुई और वो घटना बहुत ही दहलाने वाली होने लगी। खालिस्तानियों का आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। मंडल आयोग की सिफारिशों पर इस बीच कोई काम नहीं हो सका। इंदिरा गांधी की सरकार ने खालिस्तानियों से निपटने की रणनीति बनाई और अंत में हुआ ये कि पाकिस्तान के पैसे, पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों के बल पर चल रहे खालिस्तान मूवमेंट को, खालिस्तान टेररिज्म को इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। हालांकि इसकी बड़ी कीमत इस देश ने चुकाई और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनके अपने सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इस सच से कैसे इनकार किया जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को 2 बार एक्सटेंशन देकर आयोग की रिपोर्ट तैयार करवाई? तो कैसे आप कहिएगा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है या ओबीसी विरोधी है? नेहरू ना होते तो रास्ता ही नहीं खुलता और इंदिरा गांधी ने 2 एक्सटेंशन नहीं दिए होते तो मंडल कमीशन रिपोर्ट ही तैयार नहीं कर पाती, या मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी ने भंग कर दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं किया ना, उन्होंने मंडल कमीशन को एक्सटेंशन देकर रिपोर्ट तैयार करवाई, उसे पेश करवाया बाजाप्ता। अब वीपी सिंह का दौर आता है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है। यह सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी और इस सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्त जुल्म हुए। बीजेपी के सरकार से समर्थन से केंद्र में जो सरकार चल रही थी, उसी सरकार के दौरान कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में अत्याचार हुए। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ना पड़ा। कश्मीरियों के साथ क्या क्या बर्बरता हुई हम सब जानते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या बर्बरता हुई। कश्मीरी पंडितों पर हुए इस सांप्रदायिक हमलों के बाद बीजेपी घिर गई। उसे लगा कि जो हिंदुत्व की राजनीति वो करना चाहती है, उस राजनीति को इससे बड़ा डेंट लगेगा। बीजेपी ने हिंदुत्व की इस राजनीति को धार देने के लिए, या कहें कि अपनी जमीन बचाने के लिए, हड़बड़ी में अयोध्या मुद्दे को बहुत ज्यादा हवा दे दी। आडवाणी जी की रथ यात्रा आपको याद होगी, बहुत ज्यादा हवा दे दी।
वीपी सिंह ये समझ गए कि देश में सांप्रदायिकता की आग भड़केगी और बीजेपी इसके लिए वीपी सिंह सरकार को दोषी ठहराकर आखिर समर्थन वापस लेगी और सरकार गिराएगी ही। वो समझ गए। तो क्यों अपने दाग पर वो सांप्रदायिक दंगों के, अपने दामन पर सांप्रदायिक दंगों के वो दाग लें। वो जानते थे कि सरकार को गिरना है तो कुछ करके गिराओ। और वीपी सिंह ने इसी बीच मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। तुरंत मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, भाजपा गुस्से में आई, भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, वीपी सिंह की सरकार चलती बनी। खैर, लेकिन उसने सिफारिशों को लागू कर दिया। बाद में कानूनी पेच हो गया इसमें। तब के विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने तब सदन में इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, इस सिफारिशों में भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे क्लास को टच नहीं किया गया है, बहुत सारी स्थितियों का अध्ययन ओबीसी का नहीं किया गया है, इसे इस सूरत में नहीं लागू किया जाना चाहिए, एक और कमीशन का गठन होना चाहिए। लेकिन उनकी बात किसी ने न सुनी, खुद कांग्रेस में नहीं सुनी गई। और तब कांग्रेस में ओबीसी क्लास के बड़े नेता सीताराम केसरी ने राजीव गांधी का विरोध कर दिया। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा सीताराम केसरी के साथ खड़ा हो गया और मंडल कमीशन की सिफारिशों के पक्ष में सीताराम केसरी और कांग्रेस के कुछ नेता खड़े हो गए। कांग्रेस में ही इस मुद्दे पर बड़ी फूट देखी गई। तब बाद में मामला पहुंच गया कोर्ट। वीपी सिंह की सरकार तब गिर गई। ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट पहुंच गया, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा था क्योंकि मामला कोर्ट चला गया। बाद में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। कुछ दिनों बाद राजीव गांधी की भी हत्या हो गई, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो भी। 1991 में केंद्र में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जुड़ी अपनी सारी आपत्तियां वापस ले ली। नरसिम्हा राव की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया। 8 सितंबर 1993 को कांग्रेस की सरकार ने देश में मंडल आरक्षण को लागू कर दिया। 8 सितंबर 1993 को देश में कांग्रेस की सरकार ने मंडल कमीशन को सिफारिशों को लागू किया, कांग्रेस की सरकार ने। फिर कोई कैसे कहेगा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी, आरक्षण विरोधी है? आप देखिए, फैक्ट देखिए। लेकिन आपके बीच ये बात नहीं बताई गई, अफवाहें चलती रहेंगी क्योंकि अफवाहों से ही राजनीति चलती है। लेकिन तब क्या हुआ? तब ओबीसी को क्या मिला? तब सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई। ये ध्यान रखिएगा, 8 सितंबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जिस ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया उसमें सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई। तब केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मसलन एम्स, आईआईटी, जेएनयू जैसे संस्थानों में एडमिशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी। बाद में कांग्रेस की सरकार ने ही एम्स, आईआईटी, जेएनयू जैसे संस्थानों में ओबीसी और दलित आरक्षण के जरिए एडमिशन का रास्ता भी खोला। कांग्रेस की ही सरकार ने खोला। ये सुनिए अब, और ये कैसे खुला रास्ता? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात है। यूपीए 1 21 अगस्त 2007 को अर्जुन सिंह की पहल पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने, फिर से सुन लीजिए, 21 अगस्त 2007 को अर्जुन सिंह की पहल पर, अर्जुन सिंह तब शायद मानव संसाधन विकास मंत्री थे, एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। 21 अगस्त 2007 को अर्जुन सिंह की पहल पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय संस्थानों में आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। मनमोहन सिंह की सरकार ने ही बाद में जे ईरानी के नेतृत्व में कार्यबल गठित कर निजी क्षेत्र में आरक्षण की जो मांग चल रही है उसको ताकत दी। जे ईरानी के नेतृत्व में कार्यबल मनमोहन सिंह की सरकार ने ही गठित किया। मतलब निजी क्षेत्र में आरक्षण की डिमांड को भी ताकत कांग्रेस की ही सरकार ने दिया। एडमिशन का रास्ता भी रिजर्वेशन के जरिए कांग्रेस ने ही खोला। नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कांग्रेस की ही सरकार ने किया। और अब निजी क्षेत्र में आरक्षण की जो मांग है उसको भी ताकत किसने दी? कांग्रेस की सरकार ने। तो इस तरह ये कहना कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, दरअसल एक राजनीतिक हथकंडा है या सरासर झूठ है।
ये जान लीजिए, सच ये है कि ओबीसी को मिले ये तमाम अधिकार कांग्रेस की ही देन है। अब बात आज की करते हैं। आज भी आपको वीपी सिंह के कई ऐसे समर्थक मिल जाएंगे जो आरोप लगाते हैं कि ये जो तबका है ओबीसी, ये सिर्फ अपना फायदा देखता है। जिस वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी, ओबीसी के लोगों ने उसी वीपी सिंह को उनके हाल पर छोड़ दिया और निकल गए दूसरे से अपना फायदा निकालने के चक्कर में। वीपी सिंह समर्थक अपनी इस धारणा को पुष्ट करने के लिए यह तक कहते हैं या उदाहरण देते हैं कि जिस कांग्रेस ने ओबीसी के लिए अपना सवर्ण जनाधार खोया, ओबीसी उस कांग्रेस का भी नहीं हुआ। तो आप देखिए जरा, ओबीसी उस कांग्रेस का भी नहीं हुआ, ये आरोप वीपी सिंह के समर्थक लगाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? ओबीसी पर लग रहे ये आरोप क्या सच्चे आरोप हैं या ये भी राजनीति का एक बड़ा झूठ है? ये सच्चे आरोप हैं, इन आरोपों में कुछ दम है, या ये भी राजनीति का एक बड़ा झूठ है? क्योंकि भारत की राजनीति में झूठ बहुत है, झूठ बहुत है, और झूठ के बहाव फैलाव में भारत की जनता वोट करती है, ये एक बड़ी सच्चाई है, जान लीजिए। इस झूठ के बहाव में, इस झूठ के फैलाव में भारत का मतदाता वोट करता है, ये सच्चाई है। इसलिए राजनेता झूठ ही ज्यादा फैलाते हैं। तो क्या ओबीसी ने वाकई वीपी सिंह और कांग्रेस के साथ धोखा किया? क्या ओबीसी सिर्फ अपना फायदा निकालना जानता है? ओबीसी पर लग रहे ये आरोप क्या सच है? इस पर चर्चा करेंगे इसके बाद के किसी एपिसोड में। आज बस इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।